नमस्कार एवरीवन। अब हम हिंदी में अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। रिपीटेशन ही करेंगे हम सारा का सारा। तो आज का हमारा टॉपिक है डी एडिक्शन। तो हमारा टॉपिक है डी एडिक्शन। एंड एक्यूपंक्चर। तो देखिए हमारे शरीर में पहले तो हमें यह समझना होगा कि एडिक्शन होता क्या है। तो एडिक्शन को समझने के लिए एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं रिवार्ड फंक्शन ऑफ द ब्रेन। रिवार्ड फंक्शन ऑफ द ब्रेन का क्या मतलब है कि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जब कोई हमारी तारीफ करता है, जैसे किसी ने आपकी तारीफ की, तो हमारे इस मिड ब्रेन से कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डोपामिन। जैसे किसी ने आपकी तारीफ की, अरे आप तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो, अरे वाह वाह आपने तो बहुत अच्छा काम किया। तो जब भी कोई आपकी तारीफ करता है, वो तारीफ चाहे आपकी इस बॉडी की हो, चाहे आपके माइंड की हो, आपकी थिंकिंग स्किल्स की हो, और आप बड़े खुश होते हैं, वाह। तो कोई आपकी तारीफ कर रहा है और आप खुश हो रहे हो, उसको बोलते हैं रिवार्ड। तो रिवार्ड फीलिंग हमें कब होती है? रिवार्ड फीलिंग हमें हो सकती है कि जब कोई हमारी तारीफ करे। जैसे किसी ने आपको प्रेज किया और आपने अच्छा महसूस किया, इसे हम बोलते हैं रिवार्ड फंक्शन। दूसरा, आपने कोई बहुत अच्छी प्लानिंग करके दी। प्लानिंग भी हमारे मिड ब्रेन से ही होती है। आपने कोई बहुत अच्छी प्लानिंग करके दी किसी को, और बड़ी तारीफ हुई आपकी, वाओ यार क्या प्लानिंग की आपने। तो उस तारीफ को सुन के हमें बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, इसे हम बोलते हैं रिवार्ड फंक्शनिंग। किसी ने बोला कि यार ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे डिसीजन लेता है, इस व्यक्ति की इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये जल्दी ये विचलित नहीं होता। यार देखो तो इसके जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए लेकिन कितना स्टेबल है। तो कोई भी किसी भी तरह की जब आपकी तारीफ करे तो हम उसे कहते हैं, हमको खुशी मिलती है, हमको रिवार्ड मिल रहा है, मतलब हमको इनाम मिल रहा है। और इतना ही नहीं कि आप मान लो परीक्षा में सफल हो गए और आप नंबर 1 आ गए, तो आपको जो मेडल मिला वो भी तो एक रिवार्ड है। आपको मेडल मिला एक, वो ही एक तरह का रिवार्ड हुआ। तो रिवार्ड किसी भी तरह का आपको मिले, तो हमारे शरीर में ऐसा क्या परिवर्तन होता है जिससे हमें खुशी मिलती है, उसे ही समझना है हमें, उसकी पैथोफिजियोलॉजी समझना। आखिर हमारे ब्रेन में होता क्या है। वही होता है जब एक व्यक्ति चॉकलेट खाता है, अगली बार उसका चॉकलेट खाने का मन होता है, क्योंकि जैसे ही चॉकलेट खाई ना उसने, उसको खुशी मिली, तो ब्रेन ने ताली बजाई, वाह क्या चीज खाई आपने, मजा आ गया। फिर अगली बार फिर आपको उस मजे को लेने के लिए फिर चॉकलेट खानी पड़ेगी। अब आप बार बार चॉकलेट खाएंगे तो यही एडिक्शन है। तो एडिक्शन खाने का हो सकता है, सेक्स का हो सकता है, चॉकलेट का हो सकता है, कोई पर्टिकुलर प्रकार के फूड का हो सकता है। आपने कहा कि यार मुझे तो रेलवे स्टेशन के पास वो दुकान है, उसका पिज्जा बहुत पसंद है,
अब जब भी आप थोड़ा टेंशन में होंगे, चलो यार वो पिज्जा खाने चलते हैं। तो उस पिज्जा में क्या मिला आपको? आपके ब्रेन ने कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट किए ताकि आपको खुशी मिली। तो चाहे आप चाय का सेवन करें, चाहे आप कॉफी का सेवन करें, चाहे आप पर्टिकुलर कोई फूड का प्रयोग करें, कोई खाना खाएं, चाहे वो सेक्स की बात हो, उस काम को करने से जो आपको खुशी मिलती है, उस खुशी के लिए ही आप उस काम को बार बार दोहराते हैं। लेकिन जब दोहराते दोहराते जब उसकी आदत पड़ जाती है कि अब आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे, तो इसको हम कहते हैं एडिक्शन। अब पर्टिकुलर चीज के बिना, अब क्या हुआ कि चलो यार कोई टेंशन का काम आया, तो ब्रेन ने कहा चलो चाय लाओ चाय लाओ चाय लाओ, आपने चाय पी ली। तो चाय ने कुछ किया ब्रेन में और कुछ बैलेंस किया। वो क्या किया वही समझना है, क्योंकि वही घटना घटती है जब एक स्मोकिंग करने वाला बार बार स्मोकिंग की डिमांड करता है। एक प्रयोग किया गया है, मैं आपको बताऊं वो क्या प्रयोग है। हम एक प्रयोग की बात करते हैं। एक प्रयोग किया गया ऐसा, एक कई लोगों पर यह प्रयोग किया गया कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति अगर कोल्ड ड्रिंक का सेवन करता है या कोई ऐसा फूड खाता है, फास्ट फूड खाता है, या ऐसी कोई चीज का सेवन करता है जिससे अगर उसके शरीर को नुकसान हो, तो वो क्या करेगा? ये व्यक्ति को जब पता चलेगा, एहसास होगा कि ये चीज उसके लिए गलत है, तो वो इसको ड्रॉप कर देगा, छोड़ देगा। लेकिन जब बात आती है मॉर्फिन, हेरोइन, चरस, गांजा, सिगरेट, तमाकू, अब व्यक्ति को पता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो जब एडिक्शन की बात आती है, एडिक्शन की बात, एडिक्शन ऑफ टोबैको, तो जब एडिक्शन की बात आती है, अब वो व्यक्ति को पता है कि ये चीज मुझे नुकसान कर रही है, उसे पता है कि अल्कोहल का सेवन करने से मेरी बॉडी खराब हो रही है, लेकिन अब ये जो चीजें होती हैं पूरे उसके ब्रेन को हाईजैक कर लेती हैं। जैसे कोई आतंकवादी आपके शहर में आ गया और पूरे शहर को उसने हाईजैक कर लिया, या आप किसी प्लेन में जा रहे थे और प्लेन में आतंकवादी घुस गए और उन्होंने उस प्लेन को हाईजैक कर लिया। अब आतंकवादी चाहेंगे वहां प्लेन जाएगा, उन्होंने किडनैप कर लिया। तो वही होता है कि जब हम तमाकू छोड़ना चाहते हैं लेकिन हमारा ब्रेन हाईजैक हो गया है, अब हमें खुशी चाहिए तो तमाकू से ही मिलेगी। तो वो क्या करेगा तमाकू हमारे ब्रेन में, हमें खुशी कैसे देगा? हमने जब चॉकलेट खाई थी और हमें उससे खुशी मिली थी, क्यों मिली थी? अगर किसी ने हमारी तारीफ की किसी, तो हमें खुशी क्यों मिली? कोई पर्टिकुलर चीज से हमें खुशी क्यों मिली? आखिर ब्रेन में ऐसा क्या होता है जिससे हमें खुशी का एहसास होता है? वही खुशी जब सिगरेट, स्मोकिंग, ड्रग्स, ओपियम इनके द्वारा मिलती है, लेकिन अब वो व्यक्ति उन पर आश्रित हो जाता है कि बिना उसके उसका उसकी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकता, तब हम इसे बोलते हैं एडिक्शन। तो एडिक्शन का मतलब है कि अब हम चाहे भी तो छोड़ ना पाए, और अगर हमने छोड़ा तो हमको खुशी नहीं मिलेगी, हम सैड, डिप्रेस, दुखी हो जाएंगे और बस कुछ भी करने का मन नहीं होगा। फिर से हम जैसे एक बार स्मोक कर लेंगे फिर से खुशी मिलेगी, तो चलते छोड़ो यार, स्मोक करते रहो या तंबाकू खाते रहो। तो इसको हम बोलते हैं एडिक्शन। जैसे क्या हुआ कि आपके एग्जाम है कल, और अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, अगर आप थोड़े से ही तनाव में आए, तो आपका मन होगा चलो थोड़ा तंबाकू मिल जाए, तो इसे बोलते हैं एडिक्शन।
अब आपके ब्रेन को काम करने के लिए, अटेंशन के लिए उस एडिक्शन की जरूरत है। वो ना मिले तो आप अटेंशन नहीं कर पाओगे। एक इंजीनियर है, उसे कुछ काम करना है, अब वो बहुत तनावयुक्त हो गया, यार मैं कैसा करूं, तो फिर वो एक स्मोक करेगा और फिर उसका दिमाग चलना चालू होगा। ऐसे कई लोग हैं जो काम करते हैं, अब उनको अपना दिमाग चलाना है, उनको अटेंशन चाहिए, थिंकिंग पावर चाहिए, कुछ प्लानिंग करना है, तो फिर अब उनको वो ड्रग का सेवन करना पड़ेगा। तो उस ड्रग के सेवन से उनके ब्रेन में क्या होता है, उसे हम कहते हैं रिवार्ड पाथवे। रिवार्ड पाथवे। तो रिवार्ड पाथवे में हमारे ब्रेन के कुछ अलग अलग पार्ट स्टिमुलेट होते हैं। अब हम बात करते हैं रिवार्ड पाथवे की। रिवार्डिंग का मतलब है कि अगर हम उसको किसी दूसरे माध्यम से रिवार्ड देना चालू कर दें, तो वो व्यक्ति उस चीज से आराम से मुक्त हो सकता है जिसके पीछे वो भी पड़ा हुआ है। तो रिवार्डिंग पाथवे में लोग या तो मुंह से दवाइयों का सेवन करते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है कि नाक से उसे खींचते हैं, नाक में हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, या ये ओठ के नीचे रख लेते हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। कहीं भी जहां म्यूकस मेम्ब्रेन है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन उन दवाओं को एब्जॉर्ब कर लेती है। या तो उसको इनहेल करते हैं स्मोक के रूप में, इनहेल, जैसे हमने देखा स्मोक, या उसको डायरेक्ट इंजेक्ट करके लेते हैं, जैसे कई ड्रग्स हैं जिनको लोग इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, बहुत तेजी से ब्लड वेसल्स में जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है और बहुत फास्ट एक्शन दिखाती है। और या फिर हम देखकर, फील करके, देखकर, वॉचिंग, इसके द्वारा भी हम उस रिवार्डिंग को फील करते हैं। जहां तक हम ड्रग की बात करें, तो ड्रग के ये 4 पाथवे मुख्य रूप से हैं। तो प्लेजर को, रिवार्ड को फील करने के लिए हम उन केमिकल को अंदर डाल देते हैं जो हमें रिवार्डिंग फील करवाते हैं। उसका, जैसे कि उसका नाम है डोपामिन। डोपामिन डोपामिन वो केमिकल है जो हमें ये एहसास कराता है, बड़ा खुशी का एहसास कराता है। हमारे शरीर में एक बहुत ही शानदार पॉइंट है डोपामिन का। हम जानते हैं कि महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं, तो महिलाएं जहां पर मांग में सिंदूर भरती हैं, वह पॉइंट डोपामिन का ही तो पॉइंट है। ये जो पॉइंट है जहां पर महिलाएं सिंदूर भरती हैं, ये पॉइंट डोपामिन का सीक्रेशन इंप्रूव करता है, और जिसके कारण वो खुशी का एहसास करती हैं, प्लेजर को महसूस करती हैं। इसीलिए हमने एक नियम बना दिया है, मतलब हमारे यहाँ ट्रेडिशनली एक नियम बना दिया गया है कि कुछ ऐसा करो ताकि महिलाओं में डोपामिन का सीक्रेशन बहुत अच्छा बना रहे। आप देखेंगे कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में काफी कम मात्रा में एडिक्शन करती हैं, अगर हम तुलना करें तो। विदेशों की बात अलग है, विदेशों में तो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, लेकिन अगर हम भारत की बात करें या एशिया की बात करें, मतलब भारत की मुख्य रूप से, कि महिलाएं कम एडिक्टेड हैं, क्योंकि वो डोपामिन को सीक्रेट कैसे करना है
उनके बहुत सारे बिंदुओं पर हम ऑलरेडी उनको अलग अलग माध्यम से स्टिमुलेट करते हैं। तो ये एक डोपामिन का बहुत ही शानदार बिंदु है। इवन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई पुरुष भी जिसके शरीर में डोपामिन का सिक्रेशन कम है, वो या तो इस बिंदु पर सिंदूर लगाए, लाल रंग लगाए, या निडल लगाए, या इसको एक्यूप्रेशर करे, या मरमा के माध्यम से इन बिंदुओं को स्टिमुलेट करे जो हमारे एकदम सेंटर में होते हैं। आप अगर देखेंगे हमारे ट्रेडिशनली महिलाओं को यहाँ पर सोने का वो पहनाया जाता था, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो टॉनिफिकेशन करता है, और जब महिलाएं सोने का यहाँ पर पहनती हैं तो उस गोल्ड के कारण उनका पूरा डोपामिन का सीक्रेशन बहुत पीक हो जाता है, तो बहुत ही प्लेजरेबल रहती है, बहुत ही खुशी का एहसास करती है। जब आप डोपामिन के और डीप में जाएंगे तो आप पाएंगे कि डोपामिन ही वो हार्मोन है जो मेल और फीमेल दोनों में खुशी, प्लेजर रखता है, और उनके सेक्सुअल ऑर्गन को भी ताकत देता है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी मजबूत बना के रखता है, ताकि उनको कोई भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स ना हो। आजकल हम देखते हैं कि लोगों को इस साइंस के बारे में नहीं पता है, तो बस वो फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा लगा लेते हैं, यहाँ पर टच कर लेते हैं लाल रंग, बोले एक फॉर्मेलिटी हो गई कि लगा लिया। लेकिन अगर लोगों को पता हो कि ये थेरेपी है, ट्रीटमेंट है, तो लोग ज्यादा रेड कलर लगाएंगे, और इस माध्यम से वो अपना डोपामिन का सीक्रेशन अच्छा कर सकते हैं। डोपामिन अच्छा होगा तो उनका मूड अच्छा रहेगा, डिप्रेशन नहीं होगा, खुशी का एहसास होगा, और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो इसके अलावा हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हम एडिक्शन के रोगियों में यही तो वो हार्मोन है जो हमें बढ़ाना है। कोई भी एडिक्टेड पेशेंट होता है, उसके अंदर डोपामिन का सीक्रेशन कम हो जाता है। उसी को प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग एडिक्शन का प्रयोग करता है। जैसे एडिक्शन का प्रयोग करता है, डोपामिन का सीक्रेशन बढ़ता है और वो अच्छा महसूस करता है, तो अगली बार फिर से वो वही चीज को लेना चाहता है। अब हम आते हैं हमारे मिड ब्रेन में। हमारा ब्रेन के मध्य में मिड ब्रेन होता है, और मिड ब्रेन ही वो ऑर्गन है जो डोपामिन का सीक्रेशन करता है। तो अगर हमको पता चल जाए कि मिड ब्रेन को कैसे स्टिमुलेट करना है, तो हम प्लेजर को, खुशी को बढ़ा सकते हैं। हमारे ब्रेन का एक मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं BTA, जिसका पूरा मतलब है वेंट्रिकुलर जिसका पूरा नाम है, जिसको वेंट्रल भी बोलते हैं। वेंट्रल का मतलब होता है आगे आगे की ओर, जिसका पूरा नाम है वेंट्रल टैगमेंटल एरिया, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं VTA। तो ये हमारे वेंट्रल टैगमेंटल एरिया ऑफ मिड ब्रेन, ये हमारे मिड ब्रेन का वो एरिया है जो डोपामिन का सीक्रेशन करता है। तो अगर हम किसी प्रकार से इस BTA को एक्टिवेट कर दें, तो हम किसी भी व्यक्ति को आराम से डी एडिक्ट कर सकते हैं। तो हम समझेंगे कि कौन से वो बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम BTA को एक्टिव कर सकते हैं। तो ये हमारा मिड ब्रेन का BTA डोपामिन का निर्माण करता है, और डोपामिन को कई जगह भेजता है, ब्रेन में ही।
तो बीटीए डोपामिन को मुख्य रूप से 4 जगह भेजता है। क्योंकि वो 4 हमारे ब्रेन के वो पार्ट हैं जो डोपामिन की बड़ी डिमांड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट है, इसे हम कहते हैं एमिगडाला। एमिगडाला हमारे ब्रेन का वो भाग है जो जन्म के समय से बहुत एक्टिव हो जाता है और 7 इयर्स तक खूब एक्टिव रहता है। तो 0 से लेकर 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन उनके एमिगडाला में स्टोर हो जाते हैं। तो किसी भी बच्चे के जीवन के 7 साल निर्धारित करते हैं कि उस बच्चे की इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी होगी। जीवन के पहले 7 साल जैसे होंगे, वो बच्चा उतना ही इमोशनल स्टेबल होगा। तो सपोज करो कि जीवन के 7 सालों में बच्चे को बहुत डराया गया, धमकाया गया, मारा गया, उसको डिप्रेशन में रखा गया, यानी उसको डोपामिन मिला ही नहीं। तो एमिगडाला का संबंध है इमोशनल स्टेबिलिटी से। इमोशनल स्टेबिलिटी, तो वो बच्चा जीवन के आगे के पड़ावों में भी इमोशनली स्टेबल नहीं रहेगा। अब वो 30-35 साल का हो गया, जरा सा इमोशनल अप्स एंड डाउन हुआ, वो बैठ गया, फिर आप बोलोगे यार हमारा लड़का तो कुछ करता ही नहीं है, ये देखो डिप्रेशन में है, ये है वो है। हम इस बात पर गौर नहीं करते कि जब वो 7 साल से छोटा था, तब हम लड़ते थे घर में उसके सामने, उसके माता पिता रोज लड़ते थे। घर का माहौल बहुत गंदा बना के रखा था। घर में कोई भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था जिससे वो उसके अंदर एक खुशी का एहसास होता। उसको ना तो ध्यान सिखाया गया, ना प्राणायाम सिखाया गया, बस ये सिखाया गया, उसको डांटा गया, बस ये मत करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, खेलो मत, पढ़ो, टीवी मत देखो। और इसके अलावा पेरेंट्स के आपस की लड़ाई झगड़े। हमने देखा है कई बच्चे, कई पेरेंट्स जो बहुत मतलब कई लोग ऐसे जो मिलेनियर्स हैं, लेकिन आपस में झगड़ते रहते हैं। बहुत बड़ी हवेली है, लेकिन आपस में कोई उनके आपस में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। तो शुरू के 7 साल बच्चों की बहुत ही खराब रहते हैं और वो इम्पैक्ट पूरे लाइफ में उनके पास रहता है। और वो दिखता कब है, जरा सा इमोशनल अनस्टेबल हुए और स्मोकिंग चालू, फिर आप डांटते हो अरे स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग करता है, फिर आप उसको डांटते हो जिंदगी भर स्मोकिंग करता है। अगर आपने 7 साल तक उसको खूब प्यार दिया होता, उसको रिवार्ड्स दिए होते, उसकी तारीफें की होती, उसके ब्रेन में डोपामिन सीक्रेशन आपने नेचुरली सीक्रेट करवाया होता, उसका एमिगडाला बहुत अच्छा डेवलप होता, इमोशनली बहुत अच्छा स्टेबल होता, वो स्मोकिंग नहीं करता। आपने शुरू में तो खूब उसको दबाया, सप्रेशन किया, अब आप उसके पीछे पड़े हो कि भाई स्मोकिंग करता है, छोड़ दे। अब नहीं छोड़ेगा वो, आपके कहने से तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपकी एक एक घटना जो नेगेटिव इमोशन से उसके एमिगडाला में स्टोर्ड है। लेकिन हमारे पास इसके पॉइंट्स है, एक्यूपंक्चर में इसके पॉइंट्स है, हम एमिगडाला को भी वापस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जो बीटीए होता है, वेंट्रल टैगमेंटल एरिया ऑफ द मिड ब्रेन, ये डोपामिन कहां भेजता है, एमिगडाला को भेजता है। तो एमिगडाला इमोशनली स्टेबिलिटी को दिखाता है, इमोशनल बैलेंस को दिखाता है। तो जब आप ध्यान साधना प्राणायाम करते हैं, तो ब्रेन अपने आप डोपामिन का सिक्रेशन करता है। और जब आप नेचुरल व्यक्ति होते हैं तब भी डोपामिन का सिक्रेशन होता है। लेकिन जब आप किसी एडिक्शन के शिकार होते हैं, तो अब वो एडिक्शन वाली चीजें जैसे तंबाकू, पुड़िया, हेरोइन, कोकीन, चरस, गांजा, अब वो आपके सिस्टम को हाईजैक कर लेती हैं। अब बिना ड्रग के आपको का डोपामिन बनेगा ही नहीं। तो जैसे ही आपने स्मोक किया, डोपामिन सीक्रेट हुआ,
एमिगडाला को शांति मिली। अब एमिगडाला इमोशनल बैलेंस हो पाएगा। इसीलिए देखो कि लोग जब इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, ड्रिंक करते हैं, रात रात दिन दिन भर ड्रिंक करते हैं, और उसी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जो जिसका एमिगडाला डेवलप है वो इमोशनली अनस्टेबल होगा, तो उस समय भी वो ऐसा कोई काम करेगा जो उसका डेवलपमेंट करेगी, और वो डिप्रेशन के बाद फिर से उभर के आ जाएगा, क्योंकि वो अपने शरीर को बर्बाद और खराब नहीं करेगा। ये सब डिपेंड करता है आपके एमिगडाला के ऊपर। तो अब एमिगडाला बिगड़ गया है, तो अब कान में एमिगडाला के पॉइंट लगाकर उसको बैलेंस करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो बीटीए, मिड ब्रेन से निकलने वाला डोपामिन, जो दूसरी जगह डोपामिन को भेजता है, उसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। देखिए कॉर्टेक्स का भाग क्या होता है। कॉर्टेक्स का मतलब समझिए, ये हमारा ब्रेन है। कॉर्टेक्स का मतलब होता है हमारे ब्रेन का बाहर का भाग, ऊपर का भाग, और मेडुला का मतलब होता है अंदर का भाग, बीच का भाग। कॉर्टेक्स का मतलब बाहर का भाग, और हमारे ब्रेन का जो बाहर का भाग होता है जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और हमारे ब्रेन का जो अंदर का भाग है जिसे हम इनर पार्ट बोल सकते हैं। तो कॉर्टेक्स का मतलब है हमारे ब्रेन का आउटर मोस्ट पार्ट। और ये कॉर्टेक्स ही हमारा जो ब्रेन का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, उससे वही हमारी इंटेलिजेंसी से कनेक्टेड है। जब हम स्कैल्प एक्यूपंक्चर सीखते हैं तब इस चीज का बहुत ही हम डिटेल में अध्ययन करते हैं कि कॉर्टेक्स का संबंध हमारी एकाग्रता से, इंटेलिजेंसी से, मेमोरी से है। तो जब भी कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम होती है, कॉर्टेक्स के भी अलग अलग भाग होते हैं। आगे का फ्रंटल कॉर्टेक्स, अलग अलग भाग होते हैं। तो हमारे ब्रेन का एक दूसरा भाग है जिसे हम बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो इंटेलिजेंसी से कनेक्टेड है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब अगर आपका, आप जब छोटे थे तो आपको डराया धमकाया नहीं गया, आपको प्रेज किया गया, आपको लाइफ में आगे बढ़ना सिखाया गया, आपको सिखाया गया कि थिंकिंग कैसे करना है, रीजनिंग कैसे करना है, अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, और आपकी तारीफ की गई बार बार, अरे बहुत अच्छा किया। तो ऐसे व्यक्तियों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत अच्छा डेवलप होता है। और ये ऐसा बच्चा किसी छोटे घर में भी हो सकता है आप बहुत बड़े इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, आईएएस आईपीएस हो, और एक व्यक्ति जो बिल्कुल छोटा सा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, एक बहुत अच्छा स्किल बंदा उसके घर में भी पैदा हो सकता है। और एक डल बच्चा ये इंटेलिजेंट लोगों की फैमिली में भी पैदा हो सकता है। ये सिर्फ इस 4 ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जितना अच्छा होगा ना, वो व्यक्ति की रीजनिंग, थिंकिंग उतनी अच्छी होगी, उतना अच्छा प्लान करेगा, वो चीजों को प्रोजेक्ट बनाएगा।
तो हमारे ब्रेन का जो सेकंड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कनेक्टेड है थिंकिंग, हायर इंटेलिजेंसी, थिंकिंग, प्लानिंग, ये कनेक्टेड है थिंकिंग से, प्लानिंग से, हायर स्किल से, तो अगर आप किसी का थिंकिंग लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं, अब हमारे पास तो पेशेंट किसी भी उम्र में आ सकता है, हमें तो उसका अटेंशन बढ़ाना है, उसका थिंकिंग लेवल बढ़ाना है, हमें उसका अटेंशन इंप्रूव करना है। कई बच्चे आते हैं जो कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका अटेंशन बढ़ाना है, तो हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के पॉइंट लगाकर उनका अटेंशन बढ़ा सकते हैं, उनका थिंकिंग प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का वो दूसरा भाग है जो हमारे ब्रेन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो जब डोपामिन का सीक्रेशन होता है और डोपामिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में पहुंचता है तो व्यक्ति सही प्लानिंग करता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है उसको कोई प्लान करना है तो पहले स्मोक करेगा और फिर प्लान करेगा, क्योंकि डोपामिन है ही नहीं, कम है। जैसे स्मोक किया या ड्रग्स का सेवन किया तो डोपामिन का सीक्रेशन हुआ, देन ही कैन प्लान प्रॉपरली। हमारे ब्रेन का जो तीसरा भाग है, अगला भाग है जिसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का डायरेक्ट संबंध है हमारी मेमोरी से, मेमोरी, लर्निंग। तो अब आपको किसी की मेमोरी को बढ़ाना है, किसी की लर्निंग कैपेबिलिटी को इंप्रूव करना है, तो आपको हिप्पोकैम्पस को इंप्रूव करना होगा। हम जब ऑरिकुलर का प्रोटोकॉल बनाते हैं, एक सिंपल प्रोटोकॉल जो बनता है कि हमें मेमोरी इनहेंसमेंट करना है तो हम हिप्पोकैम्पस लगाते हैं। हिप्पोकैम्पस हमारी मेमोरी को इनहेंस करने का एक बहुत ही शानदार पॉइंट है। हम इसको समझेंगे कि ब्रेन में, हमारे कान में हिप्पोकैम्पस का पॉइंट कहां पाया जाता है। और चौथा, तो एक हमने देखा एमिग्डाला, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस। अब हम चौथे की बात कर लेते हैं। चौथे के लिए जगह नहीं है तो चौथा यहां लिख देते हैं, 4। हमारे ब्रेन का जो चौथा भाग है जिसका नाम है न्यूक्लियस, हमारे ब्रेन का चौथा भाग है जिसका नाम है न्यूक्लियस अकम्बेंस। ये हमारे ब्रेन का चौथा भाग है, न्यूक्लियस अकम्बेंस। ये आपको मोटर स्किल प्रोवाइड करता है, मोटर स्किल। मोटर स्किल का मतलब है कि मोटर चलाना जैसे आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो। अब आप मान लो एक कंपटीशन कर रहे हो जिसमें आपको कार को बहुत तेज चलाना है, तो आपको बहुत हाई कंसंट्रेशन चाहिए, तो वो डोपामिन से मिलेगा आपको। और अगर आप ड्रग एडिक्ट हैं तो आप डोपामिन का सीक्रेशन करेंगे, यानी आप ड्रग लेंगे तो आप अच्छा काम करेंगे। ये तो बात है मोटर की। अब हमारे शरीर की बात करिए, तो मोटर का मतलब क्या है?
हाथ को ऊपर नीचे करना ये भी तो मोटर है, पैर को चलाना ये भी मोटर है, हमारे शरीर के किसी भी पार्ट को चलाना वो भी मोटर है, आंखों को झपकाना, बोलना, ये स्पीच इज द मोटर एक्शन। तो मोटर का मतलब है कोई भी हम जो चीज को कर रहे हैं वो मोटर है। हमारे ब्रेन से आदेश मिला हाथ उठाओ तो हाथ उठाया, ये मोटर एक्शन है। हम जानते हैं कि जब एक पैरालिसिस का पेशेंट होता है और वो हाथ को नहीं उठा पाता क्योंकि उसके मोटर एक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस एकम्बेंस हमारे मोटर एक्शंस को इंप्रूव करता है, और यही कारण है कि जब एक व्यक्ति ड्रग एडिक्ट होता है, अब उसको कोई भी काम करना है, इसलिए देखो जो स्पोर्टी होते हैं, स्पोर्टी उनको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो ड्रग्स का सेवन करते हैं, स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं, और कई लोग तो एडिक्ट हो जाते हैं, फिर उनको पनिशमेंट मिलता है, उनका अवार्ड भी वापस ले लिया जाता है। मतलब अब आपको कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो आपको क्या चाहिए, ड्रग चाहिए, अदरवाइज आप कर नहीं सकते। इसको बोलते हैं एडिक्शन। तो एडिक्शन में मुख्य रूप से हमें इन 4 ऑर्गन को ट्रीट करना होता है। अब हम बात करते हैं अपने ब्रेन की। ये हमारा ब्रेन है, और ब्रेन हमारे मिलियंस और मिलियंस न्यूरॉन से मिलकर बना है। न्यूरॉन का मतलब है वायर, न्यूरॉन का मतलब है जिनमें से होकर हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाते हैं, इलेक्ट्रिक मैसेज, उन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे मिलियंस ऑफ मिलियंस न्यूरॉन पाए जाते हैं, और मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ऐसे जाता है, ऐसे मिलियंस ऑफ मिलियंस न्यूरॉन्स में से मैसेज क्रॉस होके तब हमारे बॉडी में कोई भी काम कंप्लीट होता है। तो हमारे न्यूरॉन्स में ऐसी उंगलियां निकली रहती है, उंगलियां हैं, और फिर ऐसे न्यूरॉन्स का एक लंबा हाथ जैसा होता है। तो ये जो उंगलियां निकली होती हैं इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, और ये है एक्सॉन, ये इसके नाम है। ऐसे दूसरा न्यूरॉन आगे है, ये उंगलियां निकली हुई हैं इसकी। तो ऐसे सारे न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी कोई मैसेज जाता है ऐसे ही जंप करके जाता है, इनमें से सारे में से होके जाता है मैसेज। तो जो दो न्यूरॉन का जंक्शन होता है ना, इसको हम कहते हैं साइनेप्स। इसे हम कहते हैं साइनेप्स। ये दो न्यूरॉन के जंक्शन को हम कहते हैं साइनेप्स। और सारी की सारी घटनाएं साइनेप्स पर ही होती हैं, और साइनेप्स ही वो स्थान है जो हमें खुशी का एहसास कराता है, प्लेजर, हैप्पीनेस को फील कराता है। आखिर इस साइनेप्स और इस जंक्शन पर क्या होता है, हमें इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि सपोज करो कि ये आपका एक मोबाइल फोन है, सॉरी,
ये आपका एक मोबाइल फोन है, और ये दूसरा मोबाइल फोन है। ये मोबाइल फोन नंबर 1, और ये मोबाइल नंबर 2। अब देखिए, मैंने कहा ये है मोबाइल एक पर्सन नंबर 1 का, और ये मोबाइल किसी दूसरे का। तो यहां से क्या हुआ, किसी की आवाज ने ट्रेवल किया, यहां से आवाज ने ट्रेवल किया और इस मोबाइल में पहुंच गई। अब ये व्यक्ति इससे बात कर रहा है। तो जब इस मोबाइल से इस मोबाइल में आवाज पहुंची, तो कहां से, इस वातावरण से निकल के आई ना। यानी मैंने आपको फोन किया, हेलो, तो यहां से निकल के रेज पहले तो कहीं गई ना इधर, क्योंकि यहां से तार तो डाला नहीं है मैंने आपके मोबाइल तक। तो इस मोबाइल से पहले उन तरंगों ने इस वातावरण में अपना स्थान बनाया, फिर उसी वातावरण से होती हुई वो आपके मोबाइल तक गई। ऐसे क्या होता है कि जो मैसेज होता है ना, तो यहां से मैसेज पास हुआ, ये मैसेज है, और यहां से मैसेज ये हवा में बिखर गया, फिर ये मैसेज हवा यहां पर पहुंचा, और यहां से एब्जॉर्ब हुआ, और फिर से मैसेज बन गया। तो ये हवा में जो मैसेज के टुकड़े बिखरे थे, इनको हम कहते हैं एनटी, यानी न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर वो मैसेज है, लेकिन वो आयंस के रूप में है, पार्टिकल्स के रूप में, केमिकल इंफॉर्मेशन है वो। तो यही जो न्यूरोट्रांसमीटर था, वो जाके इस डेंड्राइट से कनेक्ट हुआ, और डेंड्राइट ने उसको वेलकम किया। तो डेंड्राइट ने जब उसको वेलकम किया, तो डेंड्राइट ने पहले तो चेक किया कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जो मैसेज चाहिए वही है ना। जैसे मैंने इस मोबाइल से इस मोबाइल पे फोन लगाया, तो इसी पे पहुंचेगा ना, ऐसा तो नहीं कहीं भी पहुंच जाएगा। ऐसे ही इसने चेक किया कि भाई जो मैसेज मुझे चाहिए वहीं से है ना, तो तभी एंट्री मिलेगी। तो यहां पर गेट होते हैं एंट्री के, ये चेक करते, इनको हम बोलते हैं रिसेप्टर। ये जो एंट्री गेट होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं रिसेप्टर। तो रिसेप्टर का मतलब है वो दरवाजे, डोर, जो चेक करते हैं कि भाई कोई गड़बड़ मैसेज तो नहीं है, जो चाहिए था वही है ना। उनको लगा हाँ हाँ सही है, आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ, तो अंदर चला जाएगा, तो दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, फिर तीसरे न्यूरॉन में भी ऐसे जाएगा, फिर चेक करेगा वो रिसेप्टर कि भाई जो चाहिए वही है ना, कोई ऐसा तो नहीं कोई दूसरा मैसेज आ गया हो। तो अगर वही मैसेज होगा तो उसको वो ले लेगा। तो इस तरह से मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब जाता है, तो पहले वो मैसेज होता है, फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, यानी आयंस के रूप में कन्वर्ट होता है, केमिकल के रूप में कन्वर्ट होता है, फिर वो केमिकल जाकर दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं, दरवाजों पर ठोक, दरवाजा खटखटाते हैं कि हम न्यूरोट्रांसमीटर हैं। वो रिसेप्टर आता है, यानी दरवाजा, दरवाजा देखता है कि भाई जो चाहिए वही है, फिर वो खुलता है। अगर अपना वाला हुआ तो न्यूरोट्रांसमीटर, नहीं तो बंद ही रहेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, फिर न्यूरोट्रांसमीटर अंदर जाएगा और मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो आपका मोबाइल करता है कि मैंने आपको मैसेज लगाया तो आपके फोन में ही पहुंचेगा, क्योंकि मैंने आपके लिए भेजा है। ऐसे हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, लाखों न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, तो वही मैसेज हमारी बॉडी में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, जो जिस जिसको जिस रास्ते से जाना है।
तो आप देखिए, अब दूसरी घटना की हम बात करते हैं कि ये हमारा एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, अब मैसेज यहां से जा रहा है और यहां वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। फिर ये यहां पर गया और यहां पर रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये डेंड्राइट्स पर रिसेप्टर हैं, ये है रिसेप्टर। फिर रिसेप्टर में ये इंटर किया तो न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर की बाइंडिंग हुई और फिर ये अंदर चला गया और वापस अपने पुराने मैसेज में के रूप में कन्वर्ट हो गया और फिर आगे गया। तो ये घटना पूरी घटती है और इस पूरे जंक्शन को हम कहते हैं साइनेप्स। इस पूरे जंक्शन का नाम, जब मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। तो अब देखिए कि हमारे बीटीए ने, बीटीए ऑफ मिड ब्रेन, हमारे बीटीए ऑफ मिड ब्रेन ने डोपामिन का सीक्रेशन किया। क्यों किया? क्योंकि कोई रिवार्ड मिला होगा, कोई तारीफ मिली होगी, कोई प्राइज मिला होगा, या चॉकलेट खाई होगी, बड़ा खुशी मिली होगी, कोई मनपसंद खाना मिल गया होगा, कोई भी चीज जिससे अच्छा फील हुआ, तो इसने डोपामिन का सीक्रेशन किया। और डोपामिन ने न्यूरॉन्स के माध्यम से ट्रेवल किया, क्योंकि कोई भी मैसेज बॉडी में तो घूमेगा, न्यूरॉन। अब ये दूसरे न्यूरॉन में गया, तो यहां पर ये पार्टिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर। और ये यहां पर गया अगले न्यूरॉन्स की ओर। अगले न्यूरॉन्स के रिसेप्टर ने अगले ये वही उन्हीं न्यूरॉन्स में पहुंचा, क्योंकि हमने आपको बताया कि डोपामिन का सीक्रेशन हुआ तो बहुत सारे न्यूरॉन में जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी हर न्यूरॉन में, कुछ पर्टिकुलर न्यूरॉन में जाएगा। उन्हीं न्यूरॉन में जाएगा जहां पर डोपामिन रिसेप्टर है, जहां पर डोपामिन का दरवाजा है। आप ये समझिए कि डोपामिन केवल एक न्यूरॉन से उसी दूसरे न्यूरॉन में जाएगा जहां पर डोपामिन का कार्ड चलेगा, क्योंकि हम जब कंपनी में जाते हैं तो अपना कार्ड रखते हैं, तो लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है, फिर हम अंदर एंटर करते हैं। तो ऐसे ही डोपामिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तभी जाएगा जब यहां पर डोपामिन का रिसेप्टर होगा, तभी तो एंट्री मिलेगी उसको अंदर। पर जैसे एंट्री मिली तो वापस ये मैसेज कन्वर्ट होगा। तो यहां पर जो
ये जंक्शन पर जो डोपामिन आगे बढ़ा ना, तो इस जंक्शन पर ही जो डोपामिन था, इसे डोपामिन ने हमें खुशी का एहसास दिया। यही डोपामिन हमको प्लेजर फीलिंग देता है। अगर हम किसी तरह से यहां पर डोपामिन को थोड़ा ज्यादा देर रोक लें तो हमको और खुशी मिलेगी, लेकिन अगर डोपामिन यहां पर कम देर रुका तो हमको कम खुशी मिलेगी। तो डोपामिन यहां पर जो था उसी ने हमको बहुत खुशी का एहसास कराया। तो इसे हम कहते हैं, अब किसी तरह से अगर हम इसी डोपामिन का, ये तो डोपामिन खुशी दे ही रहा है, अब मान लो हमने मॉर्फिन का सेवन कर लिया, मॉर्फिन, और मॉर्फिन इसी जंक्शन में गई, तो मॉर्फिन भी जाकर, ये चलो मॉर्फिन है, उदाहरण के लिए हमने माना कि ये मॉर्फिन है, ये है मॉर्फिन, एक ड्रग है, हमने मॉर्फिन उसकी बॉडी में डाल दी। तो मॉर्फिन के पास वो ताकत होती है कि ब्रेन में चली जाती है, वो ब्रेन, बॉडी ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंचती है, और वो भी न्यूरॉन्स के साथ ट्रेवल करके वो भी इनसे अटैच हो जाती है। तो कई सारे रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो मॉर्फिन को भी अलाउ करते हैं। तो एक तरफ तो डोपामिन प्लेजर दे रहा है, एक तरफ मॉर्फिन भी प्लेजर दे रहा है, तो ये डबल प्लेजर हो जाता है। तो शुरुआत में व्यक्ति को बहुत अच्छा एहसास होता है, लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति मॉर्फिन लेता रहता है तो फिर वो जो भी प्लेजर है मॉर्फिन से मिलता है, फिर बॉडी अपना काम कम कर देती है कि बाहर से ले ही रहा है। शुरू में तो उसको डबल प्लेजर मिलता है, क्योंकि बॉडी का अपना प्लेजर और जो आपने ऊपर से लिया उसका प्लेजर। तो जो भी प्लेजर, खुशी का एहसास मिलेगा वो जंक्शन पर मिलेगा। तो जितने ज्यादा खुशी देने वाले डोपामिन, मॉर्फिन और जितने भी ज्यादा ऐसे स्टिमुलेंट होंगे उतनी ज्यादा हमको खुशी का एहसास मिलता है। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी ड्रग की, मुख्य रूप से कोई भी ड्रग 3 तरह से काम करती है। पहला बोलते हैं एगोनिस्ट, दूसरा बोलते हैं एंटागोनिस्ट, और तीसरा कहते हैं हम उसको रीअपटेक इनहिबिटर। तो कोई भी ड्रग इन 3 माध्यम से काम करती है, ड्रग हो या एडिक्शन हो। हम बात करते हैं एगोनिस्ट की। एगोनिस्ट का मतलब है स्पीड अप, एंटागोनिस्ट का मतलब है जो स्पीड को डाउन कर दे। हम पहले बात करते हैं एगोनिस्ट की। एगोनिस्ट का मतलब है स्पीड अप, जैसे मॉर्फिन का सेवन किया तो मॉर्फिन क्या करती है कि अपना प्लेजर भी देती है और दूसरे का प्लेजर बना रहे, यानी अब घटना वही घटती है कि ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, यहां से केमिकल्स का सिक्रेशन हुआ, यहां से खुशी देने वाले केमिकल का सिक्रेशन हुआ, और ये केमिकल्स यहां पर पहुंचे और फिर उनकी यहां पर एंट्री हुई रिसेप्टर के माध्यम से, तो एक खुशी मिली, और जो भी खुशी मिली साइनेप्स पर मिली। अब हमने मॉर्फिन का सेवन किया, तो मॉर्फिन क्या करती है, ये जो रिसेप्टर होते हैं ना, मॉर्फिन को अलाउ करते हैं, कई सारे रिसेप्टर मॉर्फिन को अलाउ करते हैं। तो मॉर्फिन ने भी, सपोज करो ये मॉर्फिन था,
ये मॉर्फिन है, और ये मॉर्फिन भी चला गया अंदर, और मॉर्फिन भी अटैच हुआ, तो ये डबल खुशी मिली। और व्यक्ति खूब खुश हो गया, यूफोरिया हो गया, अब उसका पेन गायब हो गया, कहीं पर बॉडी में पेन था वो गायब हो गया। तो डॉक्टर उसको बोलते हैं चलो भाई आपको बहुत दर्द हो रहा है, मॉर्फिन का सेवन करो। लेकिन जब व्यक्ति लगातार लंबे समय तक उसका सेवन करता रहेगा तो बॉडी सोचेगी यार ये तो व्यक्ति खुशी के एहसास के लिए बाहर से कुछ ले रहा है, तो मैं क्यों करूं काम। तो बॉडी अपना जो काम था वो कम कर देती है। अब व्यक्ति बाहर की मॉर्फिन पर डिपेंडेंट हो जाता है, अब उसको खुशी चाहिए तो मॉर्फिन ही लेना पड़ेगी। और बहुत सारी दवाइयों में मॉर्फिन को एज ए पेन किलर यूज करते ही करते हैं। तो एगोनिस्ट का मतलब होता है वो दवाइयां, एगोनिस्ट का मतलब है कि जो एगोनिस्ट का मतलब ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आप दौड़ लगा रहे हो और आपके साथ में कोई दौड़ लगाने लगा आपका हाथ पकड़ के, और आपकी स्पीड बढ़ गई क्योंकि वो तेज दौड़ रहा है। तो एगोनिस्ट का मतलब है कि आपको स्पीड अप करने वाला कोई, आपको स्पीड अप करने वाला कोई साथी मिल गया कि आप तो अच्छा अपना काम कर ही रहे थे, अब कोई व्यक्ति जो आपका हाथ पकड़े है और आपकी स्पीड बढ़ गई। मॉर्फिन एगोनिस्ट का मतलब है कि आप तो दौड़ लगा रहे थे लेकिन आपके पैरों के नीचे किसी ने स्केटिंग लगा दी, अब आपकी स्पीड और तेज हो गई, क्योंकि स्केटिंग में पहिए होते हैं तो आप और तेज दौड़ोगे। तो उसको बोलते हैं एगोनिस्ट, स्पीड अप। तो ज्यादा तेज दौड़ोगे, ज्यादा खुशी का एहसास होगा, इसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। तो ऐसे ही ड्रग 3 तरह से काम करती हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, री अपटेक इनहिबिटर, जिनके बारे में हम समझेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम कल मिलेंगे 3:30 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई डाउट? क्लियर? थोड़ा थोड़ा समझ में आया सबको? नीता जी समझ में आया? नीता जी चलिए, गुड गुड। शिवशंकर गुप्ता जी समझ में आया? कठिन तो नहीं लगा ना? अलका जी थोड़ा कठिन लगा? नहीं लगा? चलिए जी। चलिए कल मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ब्रेन का और डिस्कशन करेंगे कल। कल मिलते हैं। जैसे मैं जब क्लास लेता हूं ना तो मेरा डोपामिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, मुझे बड़ा खुशी का एहसास होता है, और उस खुशी का इफेक्ट मेरे मेरे अंदर पूरे दिन रहता है, मैं पूरे दिन खुश रहता हूं। और क्लास ना लूं तो थोड़ा सैड हो जाता हूं मैं, इसलिए मुझे क्लास लेनी पड़ती है, चाहे वो पेड हो या फ्री हो। क्योंकि मुझे खुशी क्लास लेने से मिलती है ना। ऐसे एक सर्वे हुआ था, किसके ऊपर? राहुल द्रविड़ के ऊपर। हाँ, राहुल द्रविड़ के ऊपर। उसके सर्वे, ब्रेन जब वो क्रिकेट खेलता है ना तो कुछ समय के बाद उसका डोपामिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है खेलते खेलते। तो उस खुशी के कारण ही वो व्यक्ति घंटों घंटों प्रैक्टिस करता है, क्योंकि कोई व्यक्ति, आप ये मानिए कि जो चीज आपके मतलब की नहीं है, आप उसे 10 घंटे कैसे खेलोगे? आप 1 घंटा खेल लोगे, 2 घंटा खेल लोगे, लेकिन अगर आप 10 घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि वो करने से आपको खुशी मिल रही है।
तो वो कोई भी काम जिससे हमारा डोपामिन का सीक्रेशन बढ़े ना, वही हमारा पैशन होता है, वही हमारा पैशन। अगर हम अपने पैशन को पहचान लें तो हमें आगे बढ़ने का रास्ता हमारा बन जाता है ना। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने इस क्लास को अटेंड किया। अब हम कल मिलते हैं, ठीक है जी।